नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल के तह तक जा रहे हैं जो कई कारोबारियों और आम लोगों के लिए भी कभी-कभी सिरदर्द बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत असल में एक उपभोक्ता है कौन? सही सवाल। खासकर तब जब कोई लेन देन मतलब कोई सामान या सेवा अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि अपने बिजनेस या रोज की कमाई के लिए खरीदी जा रही हो। हाँ, ये वो ग्रे एरिया है जहाँ बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B और बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली हो जाती है। और फिर कंफ्यूजन होता है, विवाद होते हैं। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन उपभोक्ता अदालत जा सकता है और कौन नहीं। बिल्कुल। तो बस इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने के लिए आज हम कुछ कानूनी पहलू देखेंगे और भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर भी बात करेंगे। जी। हमारा मकसद है इस कानूनी फर्क को आसान भाषा में समझना कि ये B2B और B2C विवाद उपभोक्ता मंचों में कैसे देखे जाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं इस कानूनी पहेली को खोलने की। तो सोचिए, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपना छोटा मोटा काम करता है, शायद एक छोटी दुकान चलाता है। अब अगर वो अपने घर के लिए एक टीवी खरीदता है तब तो साफ है वो उपभोक्ता है। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर वही आदमी अपनी दुकान में लगाने के लिए एक बड़ा डिस्प्ले टीवी खरीदता है ताकि ग्राहक आकर्षित हो, या शायद अपनी दुकान का सामान ठंडा रखने के लिए एक बड़ा फ्रिज खरीदता है जिससे उसकी कमाई बढ़े, अच्छा, क्या तब भी वो उपभोक्ता कानून के तहत प्रोटेक्टेड है? यहीं पर वो बात आती है वाणिज्यिक उद्देश्य यानी कमर्शियल पर्पस। और सिर्फ अपनी मेहनत से रोजगार चलाकर आजीविका कमाने के बीच का जो महीन सा फर्क है। बिल्कुल। और इसी बारीकी को समझने के लिए मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट का केस बहुत अहम है। श्रीकांत जे मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, वो केस एक मील का पत्थर है इस मामले में। उसने कई चीजें साफ की। हाँ, तो उस केस पर बात करते हैं। इसमें एक तरफ थे अपीलकर्ता श्रीकांत जी, मंत्री जो एक स्टॉक ब्रोकर थे। जी, एक स्टॉक ब्रोकर। और दूसरी तरफ था पंजाब नेशनल बैंक। तो झगड़ा क्या था, मतलब मुद्दा क्या था कोर्ट के सामने? मुद्दा ये था कि श्री मंत्री जो कि एक ठीक ठाक स्थापित स्टॉक ब्रोकर थे, उन्होंने अपने बिजनेस के लिए बैंक से एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली थी। ओवरड्राफ्ट मतलब खाते में जमा पैसे से ज्यादा निकालने की सुविधा। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये उठा कि क्या बैंक की ये सर्विस, ये ओवरड्राफ्ट सुविधा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक सेवा मानी जाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल शायद ये था, हाँ, कि क्या इसे उस खास छूट के तहत रखा जा सकता है जो कहती है कि अगर कोई चीज सिर्फ अपनी मेहनत से रोजगार चलाकर आजीविका कमाने के लिए ली गई है तो वो कमर्शियल पर्पस नहीं मानी जाएगी। अच्छा, तो श्री मंत्री का क्या कहना था? उनकी दलील क्या थी? स्टॉक ब्रोकिंग के काम के लिए ली है, ये मेरा स्वरोजगार है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। लॉजिकल लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल बैंकिंग सेवाएं तो किसी भी बिजनेस या पेशे के लिए लाइफलाइन जैसी हैं। सही बात है। और उनका एक और तर्क था कि सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कंज्यूमर ही नहीं रहा। उनके हिसाब से जो निचली उपभोक्ता अदालत थी, उसने सिर्फ अपनी मेहनत से आजीविका कमाने वाली बात को बहुत ही नैरो मतलब संकीर्ण नजरिए से देखा था। ओके, तो बैंक का क्या कहना था इसके जवाब में? पंजाब नेशनल बैंक का स्टैंड क्या था? बैंक का नजरिया एकदम अलग था। उनका कहना था कि देखिए, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये आम उपभोक्ताओं के छोटे मोटे झगड़ों को जल्दी और आसानी से निपटाने के लिए बना एक स्पेशल कानून है। हाँ, इसका मकसद तो यही है। तो अगर इसमें बड़े बड़े कमर्शियल झगड़े, खासकर दो बिजनेस पार्टियों के बीच के लेन देन यानी B2B मामले, अगर वो भी शामिल कर लिए गए तो इस कानून का जो असली मकसद है वही खत्म हो जाएगा। अच्छा, कैसे? उनका कहना था कि इससे उपभोक्ता अदालतों में मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। इतनी भीड़ हो जाएगी कि जो असली छोटे उपभोक्ता हैं, जिन्हें वाकई इस कानून की जरूरत है, उन्हें इंसाफ मिलने में सालों लग जाएंगे। यानी बैंक कह रहा था कि ये मामला उपभोक्ता फोरम का है ही नहीं, ये तो एक प्योर कमर्शियल झगड़ा है। बिल्कुल, यही उनकी मुख्य दलील थी। तो शुरू में क्या हुआ? जो कंज्यूमर कमीशन था उसने क्या फैसला दिया? शुरू में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने श्री मंत्री की शिकायत को खारिज कर दिया। अच्छा। जी, आयोग ने यही माना कि वो कानून की परिभाषा के हिसाब से उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि ये जो ओवरड्राफ्ट सुविधा थी, ये उनके कमर्शियल बिजनेस को बढ़ाने के लिए ली गई थी, ना कि सिर्फ आजीविका कमाने के लिए। ओके, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया होगा? जी हाँ, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मुद्दे को बहुत गहराई से परखा। वहाँ क्या हुआ? कोर्ट ने कैसे एनालाइज किया इसे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ध्यान से कानून की जड़ों तक जाकर देखा। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 21D
ये वो धारा है जो उपभोक्ता कौन है ये बताती है, उसके बनने और उसमें जो बदलाव हुए उसके पूरे इतिहास को देखा। अच्छा, मतलब कानून कैसे इवॉल्व हुआ। हाँ, ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि समय के साथ कानून कैसे बदला। तो क्या खास बातें सामने आई इस कानूनी सफर में? क्या शुरू से ही नियम ऐसे थे जैसे आज है? नहीं, शुरू में थोड़ी क्लैरिटी कम थी। जो ओरिजिनल 1986 का कानून था उसमें ये तो साफ लिखा था कि अगर कोई सामान मतलब गुड्स दोबारा बेचने या किसी कमर्शियल उद्देश्य के लिए खरीदा गया है तो खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि सेवाओं यानी सर्विसेज के मामले में कमर्शियल उद्देश्य वाली ऐसी साफ रोक शुरू में नहीं लिखी थी। ओह अच्छा, मतलब सामान और सेवाओं के लिए नियम थोड़े अलग थे शुरुआत में। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। लेकिन फिर कानून में संशोधन हुए, बदलाव लाए गए। कब? पहले 1993 में एक संशोधन हुआ और फिर एक ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव आया 2002 में। 2002 वाला, उसमें क्या हुआ? 2002 के संशोधन ने सेवाओं को भी सामान के बराबर ला दिया। साफ साफ कह दिया कि अगर कोई सेवा किसी भी कमर्शियल उद्देश्य के लिए ली गई है तो वो सेवा लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सामान और सेवा दोनों के लिए कमर्शियल पर्पस वाला नियम आ गया। लेकिन वो जो स्वरोजगार वाली छूट थी उसका क्या हुआ? हाँ, यहीं पर सबसे अहम मोड़ आता है। 2002 के संशोधन ने एक स्पष्टीकरण, एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा और ये स्पष्टीकरण सामान और सेवाएं दोनों पर लागू होता है। अच्छा, और ये स्पष्टीकरण क्या कहता है? ये स्पष्टीकरण कहता है कि कमर्शियल उद्देश्य में वो स्थिति शामिल नहीं होगी जहां कोई व्यक्ति सामान खरीदता है या सेवा लेता है और उसका इस्तेमाल, ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के प्रयोजनों के लिए करता है। विशेष रूप से, एक्सक्लूसिवली, ये शब्द तो बहुत भारी लग रहा है। जी हाँ, ये विशेष रूप से यानी एक्सक्लूसिवली शब्द यहाँ सोने की तरह कीमती है। इसका मतलब है अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना है तभी वो कमर्शियल पर्पस के दायरे से बाहर माना जाएगा और छूट मिलेगी। समझ गई। तो इस कानूनी समझ के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमंत्री के मामले में फिर क्या तर्क दिया? कोर्ट ने तथ्यों को देखा। उन्होंने कहा कि देखिए, श्रीमंत्री कोई नए नए छोटे मोटे ब्रोकर नहीं थे जो बस किसी तरह गुजारा करने की कोशिश कर रहे हों। वो तो एस्टैब्लिश्ड थे, आपने बताया। जी, वो एक स्थापित स्टॉक ब्रोकर थे। उन्होंने ये ओवरड्राफ्ट सुविधा सिर्फ अपनी दाल रोटी चलाने के लिए नहीं ली थी। इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने पहले से चल रहे बिजनेस के मुनाफे को और बढ़ाने के लिए किया था। अच्छा। कोर्ट ने माना कि बैंक के साथ उनका जो रिश्ता था वो विशुद्ध रूप से एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ था, यानी B2B। इसलिए कोर्ट के अनुसार ये सेवाएं विशेष रूप से आजीविका कमाने के लिए नहीं थी। उनमें मुनाफा बढ़ाने का, बिजनेस एक्सपैंड करने का तत्व ज्यादा हावी था। तो मतलब कोर्ट ने माना कि उनका उद्देश्य सिर्फ आजीविका कमाना नहीं था बल्कि अपने बिजनेस का विस्तार करना, उसे और बड़ा करना था। बिल्कुल। तो फिर फाइनल फैसला क्या हुआ? नतीजतन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो राष्ट्रीय आयोग ने फैसला दिया था उसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने उस फैसले को सही ठहराया और माना कि श्रीमंत्री उस ओवरड्राफ्ट सुविधा के संदर्भ में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं थे। उनकी अपील खारिज कर दी गई। समझ गई। और इस फैसले का असर क्या हुआ? मतलब इसका महत्व क्या है? इस फैसले का असर बहुत बड़ा हुआ। इसने उपभोक्ता कानून के दायरे में B2B और B2C विवादों के बीच एक साफ लकीर खींचने में बहुत मदद की। अच्छा। इसने एक तरह से स्थापित कर दिया कि उपभोक्ता मंच मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं जो बाजार में अकेले हैं, जैसे आम खरीदार या फिर बहुत छोटे स्तर पर स्वरोजगार करने वाले लोग। ये मंच बड़े कमर्शियल लेन देन के लिए नहीं है, जहां दोनों पार्टियां बिजनेस इकाइयां हैं और जिनकी मोल भाव करने की ताकत लगभग बराबर होती है। तो ये श्रीमंत्री का केस हमें उस बुनियादी सिद्धांत तक ले आता है जो B2B और B2C विवादों को अलग करता है। चलिए इस सिद्धांत को थोड़ा और खोलते हैं और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जैसा हमने देखा, उपभोक्ता कानून का दिल, उसका जो कोर आइडिया है वो है आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। जी। उन्हें एक सस्ता और तेज रास्ता देना ताकि वो अपनी शिकायतें सुलझा सकें, उन्हें न्याय मिल सके। ये पूरा सिस्टम असल में बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C रिश्तों के लिए डिजाइन किया गया है, B2B झगड़ों के लिए नहीं। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B झगड़ों के लिए ये प्राथमिक मंच नहीं है। और इस सारे खेल का जो मैदान है वो है धारा 21D, जिसमें उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है और उसमें छुपा हुआ वो वाणिज्यिक उद्देश्य का मतलब। एकदम सही पकड़ा आपने। नियम का पहला हिस्सा मोटा मोटा ये कहता है, अगर कोई सामान या सेवा कमर्शियल उद्देश्य के लिए ली गई है तो लेने वाला उपभोक्ता नहीं है,
ये नियम बड़ी फैक्ट्रियों पर, थोक के लेन देन पर, या जहां दो कंपनियां आपस में कारोबार कर रही हैं उन पर लागू होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे सोच ये है कि ऐसी पार्टियों की मोल भाव करने की ताकत आमतौर पर बराबर होती है, और दूसरा, उनके झगड़ों के लिए पहले से ही दूसरे कमर्शियल कानून और अदालतें मौजूद हैं। उपभोक्ता फोरम की जरूरत उन्हें नहीं है। लेकिन जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, यहाँ एक बड़ा लेकिन है, वो स्वरोजगार वाली छूट। हाँ, वो एक्सेप्शन, ये बहुत जरूरी है समझना। कानून के उसी सेक्शन में एक स्पष्टीकरण है, एक एक्सप्लेनेशन। वही 2002 वाला? जी, जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई सामान या सेवा लेता है और उसका इस्तेमाल विशेष रूप से अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाने के लिए करता है, तो उसे कमर्शियल उद्देश्य नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका सीधा मतलब है कि छोटे अकेले काम करने वाले लोग जो अपनी मेहनत पर निर्भर हैं, उन्हें सुरक्षा मिले। जैसे कुछ उदाहरण देंगे? जैसे मान लीजिए कोई दर्जी है, वो अपनी सिलाई मशीन खरीदता है, या कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर है, वो व्हाइट बोर्ड या कुछ ऑनलाइन टीचिंग टूल खरीदता है, या कोई खुद ऑटो चलाकर कमाई करने के लिए ऑटो रिक्शा खरीदता है। ये सब अपनी मेहनत से कमाने के लिए हैं, तो इन्हें उपभोक्ता माना जाएगा, भले ही ये चीजें उनकी कमाई का जरिया हैं। यानी इरादा उन छोटे उद्यमियों को बचाने का है जो बाजार में बड़ी कंपनियों के सामने थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है, जैसा श्री मंत्री केस में हुआ। आपने प्रमुख उद्देश्य की बात की थी, वो क्या है? हाँ, यहीं पर असली समझ की जरूरत पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि हर मामले में यह देखना होगा कि उस खास लेन देन के पीछे प्रमुख इरादा या डोमिनेंट पर्पस क्या था। प्रमुख इरादा? हाँ, क्या मुख्य मकसद सिर्फ अपनी मेहनत से गुजारा चलाना था, या फिर बड़े पैमाने पर बिजनेस फैलाना और उससे खूब मुनाफा कमाना था। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ देखना काफी नहीं कि बंदा स्वरोजगार करता है या नहीं, बल्कि उस खास खरीदारी या सेवा का असली बड़ा मकसद क्या था, ये तय करेगा कि वो उपभोक्ता है या नहीं। बिल्कुल, और ये कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, ये हर केस के अपने तथ्यों और सबूतों पर निर्भर करेगा। कोर्ट को देखना होगा कि सिचुएशन क्या है। अगर इरादा बड़े पैमाने पर काम करने का है, जैसे दूसरों को नौकरी पर रखकर उनसे काम करवाना और उस सामान या सेवा से मुख्य रूप से मुनाफा कमाना है, भले ही अपनी आजीविका भी उसी से चलती हो। भले ही आजीविका भी उसी से चलती हो, लेकिन अगर डोमिनेंट पर्पस बड़े स्केल का कमर्शियल गेन है, तो वो कमर्शियल उद्देश्य माना जा सकता है, और फिर वो व्यक्ति उपभोक्ता के दायरे से बाहर हो सकता है। यानी जोर इस बात पर है कि इस्तेमाल विशेष रूप से, यानी सिर्फ आजीविका कमाने के लिए हो रहा है, या उसमें लाभ कमाने का, बिजनेस बढ़ाने का तत्व ज्यादा भारी है। एग्जैक्टली। श्री मंत्री के केस में यही हुआ। उनका मकसद सिर्फ गुजारा चलाना नहीं था, वो अपने स्थापित स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस को और बड़ा कर रहे थे। समझ गई। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस सारे कानूनी बातचीत का आम लोगों और बिजनेस के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब निकलता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई छोटा कारोबारी है, कोई फ्रीलांसर है, तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप एक फ्रीलांस राइटर हैं और आप एक लैपटॉप खरीदते हैं अपने लिखने के काम के लिए, या एक अकेले प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं और कोई बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट लेते हैं, या कोई घर से टिफिन सर्विस चलाता है और उसके लिए बर्तन या स्टोव खरीदता है, अगर ये सब आप मुख्य रूप से अपनी खुद की मेहनत से आजीविका कमाने के लिए कर रहे हैं, तो आप बहुत हद तक उपभोक्ता कानून के दायरे में आएंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन वो विशेष रूप से वाली तलवार तो लटक ही रही है, कहाँ पर वो लाइन क्रॉस हो जाती है? हाँ, यहीं पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। मान लीजिए वो फ्रीलांस राइटर 5 और राइटरों को काम पर रख लेता है और एक कंटेंट एजेंसी खोल लेता है। अब वही लैपटॉप उसके एम्प्लॉइज इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े क्लाइंट्स के लिए, या वो डॉक्टर एक बड़ा हॉस्पिटल खोल लेता है कई सारे डॉक्टर और स्टाफ के साथ, या वो टिफिन सर्विस वाला एक बड़ी केटरिंग कंपनी बना लेता है। तब ये तर्क देना मुश्किल हो जाएगा कि ये सामान या सेवा विशेष रूप से उसकी अपनी आजीविका के लिए है, तब वो एक बड़ा कमर्शियल वेंचर बन जाता है, और फिर शायद उपभोक्ता कानून लागू ना हो। संभावना यही है। तो काम का पैमाना यानी स्केल और मुख्य उद्देश्य यानी डोमिनेंट पर्पस, ये दोनों चीजें मायने रखती हैं। अच्छा, और जो बिजनेस सामान या सेवाएं बेच रहे हैं, उनके लिए क्या सबक है? उन्हें ग्राहकों से डील करते वक्त क्या देखना चाहिए? सेवा प्रदाताओं या विक्रेताओं के लिए जरूरी हो जाता है कि वे थोड़ा अंदाजा लगाएं कि उनका ग्राहक सामान या सेवा किस मकसद से ले रहा है। कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर ग्राहक एक अकेला व्यक्ति है या कोई छोटा स्वरोजगार करने वाला लग रहा है और वो सीधे तौर पर आपकी चीज को अपनी रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल करता दिख रहा है, तो उसे उपभोक्ता मानना ज्यादा सुरक्षित है, और फिर आपको उपभोक्ता कानूनों का पालन करना होगा।
और अगर ग्राहक कोई दूसरी कंपनी या बड़ा बिजनेस हो? अगर आपका ग्राहक कोई दूसरी रजिस्टर्ड कंपनी है या कोई बड़ा बिजनेस हाउस है, या अगर साफ तौर पर लग रहा है कि वो सामान या सेवा बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने, दोबारा बेचने या अपना बिजनेस फैलाने के लिए ले रहा है, न कि सिर्फ खुद की मेहनत से कमाने के लिए। जी हाँ, तब ये P2B लेनदेन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर कोई विवाद होता है तो बिजनेस ये तर्क दे सकता है कि ये मामला उपभोक्ता फोरम के दायरे से बाहर है, क्योंकि ये एक कमर्शियल उद्देश्य का लेनदेन था। मतलब उन्हें ये साबित करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि लेन देन का प्रमुख उद्देश्य कमर्शियल था। बिल्कुल, सबूतों के साथ। इसमें एक और सवाल उठता है, क्या सामान या सेवा की कीमत भी कोई रोल प्ले करती है? क्या महंगी चीज हमेशा कमर्शियल मानी जाएगी और सस्ती चीज पर्सनल? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। कानून कीमत पर उतना ध्यान नहीं देता जितना इस्तेमाल के उद्देश्य पर देता है। अच्छा। हाँ, हो सकता है एक सर्जन लाखों रुपए की कोई एडवांस लैप्रोस्कोपिक मशीन खरीदे, लेकिन अगर वो उसे अपने छोटे से क्लिनिक में खुद ऑपरेशन करने और अपनी आजीविका कमाने के लिए इस्तेमाल करता है तो वो उपभोक्ता हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कोई बड़ी फैक्ट्री का मालिक सिर्फ कुछ हजार रुपए के नट बोल्ट खरीदता है अपनी बड़ी मशीनरी के लिए, तो वो साफ तौर पर कमर्शियल उद्देश्य माना जाएगा। यानी कीमत नहीं बल्कि इस्तेमाल का मकसद ही असली कुंजी है। बिल्कुल सही, द पर्पस इज की। ठीक है, ये सारी बातचीत बहुत ही जानकारी भरी रही। इतनी सारी कानूनी बारीकियों के बाद अब समय है कि हम निचोड़ निकालें। हमारे सुनने वालों के लिए काम की मुख्य बातें क्या हैं जिन्हें याद रखना चाहिए? टेक अवेज। हाँ बिल्कुल, संक्षेप में समझ लेते हैं। पहली और सबसे अहम बात मुझे लगता है यही है कि मकसद ये सब कुछ है ना? जी हाँ। B2B और B2C का फर्क इस बात पर टिका है कि सामान या सेवा खरीदने का मुख्य इरादा क्या है। क्या ये निजी इस्तेमाल या सिर्फ अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना है? अगर हाँ, तो ये B2C के दायरे में आएगा। और अगर इरादा बड़े पैमाने पर बिजनेस चलाना, विस्तार करना और मुनाफा कमाना है तो वो B2B माना जाएगा। ये पहला फिल्टर है। दूसरी बात, सिर्फ स्वरोजगार से आजीविका वाली शर्त बहुत खास है। ये जो कमर्शियल उद्देश्य वाली रोक है, उससे छूट सिर्फ तभी मिलती है जब सामान या सेवा का इस्तेमाल विशेष रूप से यानी एक्सक्लूसिवली अपनी खुद की मेहनत से सीधे तौर पर कमाई करने के लिए हो रहा हो। इसमें दूसरों को काम पर रखकर बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाना शामिल नहीं है, ये याद रखना जरूरी है। तीसरी बात, B2B विवाद आमतौर पर उपभोक्ता कानून से बाहर है। ये कानून मुख्य रूप से बिजनेस और एक एंड कंज्यूमर के बीच के झगड़ों के लिए बना है, न कि दो बिजनेस पार्टियों के आपसी लेन देन के लिए। उनके लिए अलग कमर्शियल कानून और अदालतें हैं, जैसा हमने पहले भी कहा। हर केस के अपने तथ्यों और सबूतों पर निर्भर करता है, कोई सीधा सपाट फॉर्मूला नहीं है। जी, कोर्ट को प्रमुख उद्देश्य का पता लगाना होता है जो कि फैक्ट्स पर आधारित होता है। तो ये थी हमारी उपभोक्ता कानून में B2B और B2C विवादों के बीच के इस नाजुक संतुलन की गहरी पड़ताल। उम्मीद है कि इस चर्चा से ये उलझा हुआ विषय अब हमारे सुनने वालों के लिए कुछ हद तक सुलझ गया होगा। और जाते जाते एक विचार मेरे मन में आ रहा है इस पूरी चर्चा से जुड़ा हुआ। हाँ बताइए। आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, फ्रीलांसिंग का चलन है, लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर अकेले काम करके भी काफी अच्छा कमा रहे हैं। सही बात है। तो ऐसे में स्वरोजगार और एक बड़े कमर्शियल बिजनेस के बीच की रेखा और भी धुंधली हो सकती है भविष्य में। दिलचस्प पॉइंट है। तो भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि कानून इस बदलते हुए माहौल को, इस बदलते हुए वर्क कल्चर को कैसे देखता है। क्या वो विशेष रूप से शब्द की व्याख्या को थोड़ा और लचीला बनाएगा ताकि नई तरह के जो स्वरोजगार करने वाले हैं उन्हें भी प्रोटेक्शन मिल सके, या फिर ये लकीर और सख्त होगी? वाकई ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद भविष्य में और बहस होगी और नए कानूनी मामले भी सामने आएंगे। बहुत ही मौजू सवाल उठाया आपने, सोचने वाली बात है। जी, इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।